हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूँ आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। M men and N women are to be seated in a row so that no two women sit together. If M is greater than N, then show that the number of ways in which they can be seated is M factorial into M plus 1 factorial by M minus N plus 1 factorial. Okay, तो M men दिए है हमारे पास, M men है and N women है, ठीक है। एंड उनके ऊपर एक कंडीशन दी है कि m ग्रेटर देन n है, ठीक है। ये कंडीशन क्यों दी है ये पहले पता लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अभी कंडीशन किस पे है? कंडीशन मीन्स हमें किसके बारे में रेस्ट्रिक्शन दिया है, कि हमें रेस्ट्रिक्शन ये दिया है कि नो टू वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, ठीक है। तो क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें जो रेस्ट्रिक्शन दिया है ना, हम पहले उसको टैकल करते हैं, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन दिया है पहले उसको टैकल करते हैं एंड फिर बाकी की चीजों के तरफ जाते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या होता है कि हाँ, वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता देखते हैं। तो मेरे पास n वुमेन है, तो अगर मैं बोलूँ कि नो टू वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, तो मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे वुमेन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन अप टू एन। यहाँ पे एन वुमेन बिठा दिया एंड मैं बोलता हूँ कि मैं उनके बीच में मेन को बिठाऊंगा, ठीक है। उनके बीच में मैं मेन को बिठाऊंगा। अगर उनके बीच में मेन बिठ गए, मेन को बिठा दिया मैंने, तो ऑब्वियसली कि नो टू वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, राइट। तो अगर मेरे पास एन वुमेन है तो मेरे पास कितने चॉइसेस है? तो जस्ट ये इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। देखो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 2 2 वुमेन है, तो मेरे पास कितने प्लेसेस है? 1 2 एंड 3। अगर n इज इक्वल टू 2 तो मेरे पास 3 प्लेसेस है। या फिर अगर 1 2 3 है तो अब मेरे पास कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4। तो अगर मेरे पास n वुमेन है तो मेरे पास ये रेड में कितने प्लेसेस बाकी है? n+1। ओके, हमेशा एक ज्यादा होगा। तो मेरे पास मेन को बिठाने के लिए एक्चुअल में n+1 प्लेसेस है, लेकिन मेरे पास मेन कितने हैं? मेरे पास मेन तो वुमेन से ज्यादा है। अगर मेरे पास ज्यादा मेन है, और तो ऑब्वियसली ऐसा चीज हो सकता है ना कि मेरे पास कम प्लेसेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेन आर 100 एंड वुमेन आर 50, ठीक है। अगर वुमेन 50 है तो उनके बीच में प्लेसेस कितने होंगे बिठाने के लिए? 51। तो 51 प्लेसेस में मैं 100 मेन को कैसे बिठाऊं, ठीक है। अगर मैंने उन 51 प्लेसेस में बिठा दिया 100 मेन को, तो बाकी के 49 मेन को मुझे वापस एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको बिठाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा करना। इसलिए इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम रेस्ट्रिक्शन को नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे? हम उल्टा जाएंगे। हम पहले मेन को एडजस्ट करेंगे, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन को करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए हम पहले मेन को बिठा लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो मेरे पास मेन कितने हैं? मेरे पास m मेन है, तो m मेन को बिठा देते हैं। ये है 1 2 3 अप टू m, ठीक है। m मेन को बिठा दिया मैंने। अब उनके बीच में कितने जगह है? उनके बीच में है 1 2 3 4 अप टू m+1 प्लेसेस है, ठीक है। m+1, उन m+1 प्लेसेस में अगर मैंने n वुमेन को बिठा दिया तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, बिकॉज जगह ज्यादा है एंड फीमेल्स कम है, बिकॉज m इज ग्रेटर देन 1 एंड हमारे पास m+1 प्लेसेस है एंड हमारे पास n वुमेन्स है, और ये ऑब्वियसली ग्रेटर है बिकॉज m इज ग्रेटर देन n, राइट। तो m+1 भी ग्रेटर ही होगा, तो इसलिए ये करना पॉसिबल है। तो इसको ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं पहले बोलता हूं कि मैं पहले क्या करूंगा? मैं पहले m मेन को बिठा दूंगा, ठीक है। तो m मेन m फैक्टोरियल वेज में आपस में परमिट हो जाएंगे। अब बचे उनके बीच के प्लेसेस।
उनके बीच के कितने प्लेसेस है, m+1 प्लेसेस है, जिसके अंदर मैं n वुमेन्स को चूज कर सकता हूँ, उनको बिठा सकता हूँ. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, तो इसको अगर मैं एडजस्ट करूंगा तब क्या मिलेगा मुझे, m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. अभी वो जो वुमेन है वो आपस में भी n फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है, राइट? तो वो हो जाएगा इंटू n फैक्टोरियल. तो फाइनली n फैक्टोरियल गया एंड हमारा आंसर है m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल बाय m-n+1 फैक्टोरियल, जो कि हमें प्रूफ करना था. ओके, सो ये चीज प्रूफ हो चुकी है. सो बस यही ध्यान देना था इस क्वेश्चन में कि रेस्ट्रिक्शन को पहले नहीं प्ले करना है. पहले चीज जो दूसरा एक और रेस्ट्रिक्शन दिया उसको पहले हमें हटाना पड़ेगा. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. 5 balls of different colors are to be placed in 3 boxes of different size. Each box can hold all 5. In how many different ways can we place the balls so that no box remains empty? Okay, मेरे पास 5 different balls है. ठीक है, तो ball 1, ball 2, ball 3, ball 4 and ball 5. तो 5 different balls है. ठीक है, इनमें difference मैं बता सकता हूँ. एंड 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज. ओके, तो डिफरेंट साइज के बॉक्सेस है. तो मैं इसको बोलता हूँ ये साइज 1 का बॉक्स है, इसको मैं बोलता हूँ ये साइज 2 का बॉक्स है, एंड इसे मैं बोलता हूँ कि ये साइज 3 का है. ओके, तो उनमें भी डिफरेंस हम बता सकते हैं. फाइन. ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल 5. ठीक है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी प्लेस द बॉल सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी. ठीक है, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो ऊपर है, ऊपर थोड़ा इस अरेंजमेंट पे ध्यान मत देना. तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे किसी भी बॉक्स को एम्प्टी नहीं रखना है तो मुझे वो बॉल्स किस तरीके से प्लेस करने चाहिए. ठीक है, मुझे किसी भी बॉक्स को एम्प्टी नहीं रखना है. तो मान लेते किसी भी एक बॉक्स में मुझे एक बॉल तो डालना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो मैंने उस बॉक्स में एक बॉल डाल दिया. मान लेते हैं कि इसमें एक बॉल डाल दिया. चलो, वो एम्प्टी नहीं है. ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मैं किसी भी दूसरे बॉक्स में एक और बॉल डाल देता हूं. मान लेते हैं मैंने इसमें डाल दिया एक और बॉल. तो बचे अभी मेरे पास कितने बॉल्स? ठीक है, मेरे पास 3 बॉल्स बचे हैं. तो मैं तीनों के तीनों यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है, ओके. लेकिन मैं ये भी चीज बोल रहा हूँ, मान लेते हैं मैं इसमें एक बॉल डालता हूँ और फिर मान लेते हैं मैं इसमें एक बॉल डालता हूँ, तो इसमें 3 आ जाएंगे. राइट, ये सारे केसेस यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी बॉक्स में मुझे डालना है. ओके, किसी भी बॉक्स में. ये भी केस यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे एक और यहाँ पे 3 आ जाएंगे. ठीक है, ये भी केस यहाँ पे हो गई है. ओके, क्या कोई और केस बनती है? लेट्स चेक. तो मान लेते हैं मैं किसी एक बॉक्स में एक बॉल डाल देता हूँ. तो चलो इसमें आ गया एक बॉल. मान लेते किसी भी दूसरे बॉक्स में मैं 2 बॉल डाल देता हूँ. तो मान लेते यहाँ पे 2 बॉल आ गए और फिर बचे मेरे पास कितने बॉल्स है? 2 बॉल्स बचे, तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली 2 आ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ये केस कवर कर लिया है कि मान लेते यहाँ पे एक बॉल आता है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आता है. ठीक है, या फिर यहाँ पे एक बॉल आता है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बॉल आता है. ये भी केस हो गया क्योंकि मैं किसी भी बॉक्स की बात कर रहा हूँ. ओके, तो क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? तो लेट्स चेक. क्या किसी बॉक्स में 4 बॉल्स आ सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ इधर 4 आ गए, तो अब मेरे पास एक ही बॉल है, तो वो दोनों में से किसी एक बॉक्स में ही जाएगा. तो यहाँ पे चला गया तो ये बॉक्स एम्प्टी हो जाता है. तो किसी भी एक बॉक्स में 4 बॉल्स तो आ ही नहीं सकते, और ऑब्वियसली फिर 5 भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें कंडीशन दिया है कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, वो हमें चाहिए. ठीक है, तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है और ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है. ओके, अब आते हैं कि बॉक्स डिफरेंट साइजेस के हैं. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन ये बता रहा है कि हम बॉक्सेस में डिफरेंस बता सकते हैं. अगर हम बॉक्सेस में डिफरेंस नहीं बता सकते तो क्या होता? तो मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, उनमें डिफरेंस नहीं है. तो चलो बताओ कि उसको कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको एक्चुअल में एक ही वे में अरेंज कर सकते हैं. देख लेना कैसे. 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 1. ओके,
एक ही वे में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बॉक्स डिफरेंट है, मतलब मैं बोलता हूँ ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, हम उनमें उसमें डिफरेंस बता सकते हैं, तब वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो सिमिलरली ये जो बॉक्सेस है ये आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी यूज होगा, देखना कैसे। तो अब इस अरेंजमेंट पे ध्यान देते, तो मान लेते हैं इस बॉक्स में एक बॉल आ गया है। ओके, इस बॉक्स में एक बॉल आ गया है, तो वो कितने पॉसिबल वेज में हो सकता है, तो मेरे पास 5 बॉल्स है, 5 चूज 1 वे में वो हो सकता है। ठीक है, इनटू अब मान लेते इस बॉक्स में एक और बॉल आ गया, तो एक बॉल तो यहाँ चला गया, अब मेरे पास कितने बॉल्स है, 4 बॉल्स बाकी है, तो 4 में से कोई भी एक वहां पे चला जा। अब 2 बॉल्स चले गए मेरे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे टोटल कितने बॉल्स जा सकते हैं, 3, लेकिन 3 में से हमें कितने चूज करने हैं, 3 चूज करना है, तो 3 चूज 3 वेज में ये चीज हो सकता है। लेकिन ये तो मैंने इस पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए किया ना, ऐसे टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, तब हमने बताया कि वो टोटल 3 फैक्टोरियल है, तो मैं करूंगा सारे के सारे अरेंजमेंट्स के लिए तो 3 फैक्टोरियल बेस के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, वो है इसके लिए आते हैं, ये केस हो गया, अभी इसके लिए आते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे फर्स्ट बॉक्स में मुझे एक बॉल जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक बॉल यहाँ पे डाल देता हूँ, कितने वेज में होगा वो, 5 चूज 1 इनटू दूसरे बॉक्स में मुझे 2 बॉल्स जाने चाहिए, तो अब मेरे पास 4 बॉल्स है, तो 4 में से 2 जाने चाहिए, तो मेरे अभी टोटल कितने बॉल्स चले गए, 3 बॉल्स चले गए, तो मेरे पास कितने बाकी है, 2 ही बाकी है, तो रिमेनिंग 2 यहाँ पे चला जाए, तो 2 चूज 2। लेकिन ये तो इस पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए है ना, ऐसे टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता है, वो है 3 फैक्टोरियल, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज इसके लिए है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज इसके लिए है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करने के बाद देखते क्या आंसर आता है। तो 5 चूज 1 इज 5 into 4 choose 1 is 4 into 3 choose 3 is 1 into 3 factorial is 6 plus 5 choose 1 is 5 into 4 choose 2 is 4 factorial 2 factorial 2 factorial into 2 choose 2 is 1 into 6. So 5 4s are 20 into 6 is 120 plus 2 2s are 4 ऊपर 4 factorial is 24 तो 6, तो 5 into 6 into 6, तो this is 120 plus 6 5s are 30, 30 into 6 is 180 and the final answer is 300. तो total possible ways कितने हैं, 300 है। okay, so 300 is the final answer. So fifth question पे आते हैं। 7 relatives of a man comprises 4 ladies and 3 gentlemen. His wife has also 7 relatives. 3 of them are ladies and 4 gentlemen. In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen so that there are 3 of man's relatives and 3 of wife's relatives? ठीक है, तो मैन है, ठीक है, एंड उसकी वाइफ है, हाँ वाइफ, वुमेन मैं बोलता हूँ, ठीक है, या वाइफ बोलता हूँ, वाइफ है। तो उन दोनों के पास टोटल 7 रिलेटिव्स है, दोनों के, ठीक है, मैन के 7 रिलेटिव्स है और वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स है। लेकिन मैन के जो 7 रिलेटिव्स है उनमें लेडीज और जेंटलमैन कितने हैं, तो थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, वाइफ के इससे। तो मैन के पास कितने लेडीज है, मैन के पास लेडीज 4 है और जेंटलमैन 3 है, एंड वाइफ के पास 3 लेडीज है और 4 जेंटलमैन है, ठीक है, थोड़ा रिवर्स है, लेकिन दोनों के पास 7 रिलेटिव्स है। अब उनको क्या करना है, उन्हें डिनर पार्टी के लिए 3 लेडीज को बुलाना ही है। कितने लेडीज को, 3 लेडीज को बुलाना है और 3 जेंटलमैन को भी बुलाना है, 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन को बुलाना ही है उनको, कुछ भी करके, ठीक है, ये करना ही है। लेकिन उनको 3 रिलेटिव्स मैन से चाहिए है, 3 रिलेटिव्स मैन से चाहिए है और 3 वाइफ से चाहिए है, ये भी उनको करना ही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 मैन के चाहिए तो 2 लेडीज मैन के भेज दो, 2 लेडीज एंड 1 जेंटलमैन, तो 3 हो गए।
वाइफ की मतलब एक लेडी चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 लेडी चाहिए, तो यहाँ पे वाइफ के एक लेडी चाहिए एंड अल्टीमेटली जेंटलमैन 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ के 3 रिश्तेदार है और मैन के भी 3 रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ पे लेडीज कितने हैं, 3 लेडीज है, और यहाँ पे जेंटलमैन भी कितने, 3 जेंटलमैन है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके, एग्जाम्पल था वो। तो हमें ऐसे टोटल सारे पॉसिबल कितने वेज में वो डिनर पार्टी के लिए इनवाइट कर सकते हैं ये निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो मैं पहला एक बॉक्स बनाता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज पे ध्यान देना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, उन दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैन की तरफ से 3 लेडीज आ गई, ठीक है, मैन की तरफ से 3 लेडीज आ गई, ओके। तो वाइफ की तरफ से ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जेंटलमैन को बुलाना पड़ेगा, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 लेडीज आ रही है, 3 जेंटलमैन आ रहे हैं, और मैन से 3 रिलेटिव्स आ रहे हैं, वाइफ से भी 3 रिलेटिव्स आ रहे हैं। दूसरा बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं कि मैन से 3 जेंटलमैन बुला लेंगे और वाइफ से 3 लेडीज बुला लेंगे, ये भी पॉसिबल, ये भी दोनों को फॉलो करता है, राइट। अब आते हैं थर्ड बॉक्स पे बनाते हैं। थर्ड बॉक्स पे क्या होगा, तो अब थर्ड बॉक्स पे हम मैन से क्या करेंगे, 2 लेडीज को बुला लेंगे। अगर हम मैन से 2 लेडीज को बुला रहे हैं तब हमें वाइफ से एक लेडी को बुलाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 3 लेडीज चाहिए है, ओके फाइन। लेकिन मैन से हमें 3 ही रिलेटिव्स चाहिए है, तो ऑब्वियसली मैन से हमें एक जेंटलमैन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि 3 चाहिए ना टोटल रिलेटिव्स। फिर हमें वाइफ से ऑब्वियसली कितने जेंटलमैन चाहिए, 2 जेंटलमैन चाहिए है, ओके। तो अगर हम लेडीज पे कंडीशन डाल दे तो अपने आप मैन पे कंडीशन आ रही है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं उसको। तो ठीक है, मैं उसमें कुछ जाऊंगा नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, बट वैसा होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब मान लेते हैं कि मैन से एक ही लेडी आ रही है, तो अगर मैन से एक ही लेडी आ रही है तो 3 लेडीज हमें चाहिए, राइट। अगर 3 लेडीज हमें चाहिए है तो वाइफ से हमें 2 लेडीज लेनी पड़ेंगी, दो मतलब 2 रिलेटिव्स लाने पड़ेंगे। लेकिन हमें मैन से 3 रिलेटिव्स चाहिए है, तो 3 रिलेटिव्स के लिए हमें यहाँ पे 2 जेंटलमैन की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली वाइफ के लिए हमें एक जेंटलमैन चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 जेंटलमैन होने चाहिए, राइट, ठीक है। तो लेडीज के लिए कंडीशन तो खत्म हो गई है, लेकिन लेडीज के लिए कंडीशन खत्म हो गई तो अपने आप जेंटलमैन की भी कंडीशंस खत्म हो गई, क्योंकि लेडीज की जो कंडीशंस थी वो जेंटलमैन की जो कंडीशंस थी वो लेडीज पे एक्चुअल में डिपेंडेंट थी, ठीक है। आप चेक कर लेना, यही ये 2 चीज ही वापस रिपीट होगा, ओके। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज ही होंगे और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं होंगे। तो लेट्स काउंट कि कितने पॉसिबल वेज है, ठीक है। तो मैन के लिए हमें 3 लेडीज को बुलाना है, तो मैन के लिए हमारे पास टोटल कितने लेडीज है, 4 लेडीज है, तो 4 में से किसी भी 3 को बुला सकते हैं, 4 चूज 3 वेज है। इनटू वाइफ के 3 जेंटलमैन बनाने हैं, वाइफ को के पास कितने जेंटलमैन है, 4 जेंटलमैन है, तो 4 चूज 3, ठीक है। तो आंसर इज 4 4 4 16, ओके। अब आते हैं मैन के लिए 3 जेंटलमैन बुलाने, मैन के पास कितने जेंटलमैन है, 3, तो 3 चूज 3 वेज में बुला सकते हैं। इनटू वाइफ के लिए 3 लेडीज बुलाने, वाइफ के लिए 3 लेडीज, कितने लेडीज है वाइफ, कितने रिलेटिव्स है वाइफ के पास, 3, सो 3 चूज 3 वेज में, तो ये है 1 into 1 दैट इज 1। अब आते हैं मैन के लिए 2 लेडीज, ठीक है, मैन के लिए 2 लेडीज, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्वेश्चन है, आप वहां पे भी पढ़ के देख सकते हैं। मैन के लिए 2 लेडीज मुझे बुलानी है, तो मैन के पास कितने लेडीज है, 4 लेडीज है, तो 4 चूज 2 वेज में मैं बुला सकता हूँ। लेकिन एक लेडी वाइफ से आनी चाहिए, तो वाइफ के पास ऑब्वियसली 3 लेडीज है, राइट, सो 3 चूज 1 वे में वो हो सकता है। इनटू मैन के लिए एक जेंटलमैन चाहिए, तो जेंटलमैन 3 है, तो 3 चूज 1 वे में हो सकता है। इनटू वाइफ के लिए 2 जेंटलमैन, तो जेंटलमैन रिलेटिव्स कितने, 4 जेंटलमैन है, तो 4 चूज 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 6, सो 6 3 6 36,
सो 324 आता है इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है मैन के लिए एक लेडी को बुलाना है। तो मैन के लिए एक लेडी को बुलाना, कितने लेडीज है, 4 लेडीज है, तो 4 चूज 1 वे में हो सकता है। इनटू वाइफ के लिए 2 लेडीज को बुलाना है, वाइफ के पास कितने लेडीज है, 3, 3 चूज 2। इनटू मैन को 2 जेंटलमैन बुलाना है, कितने जेंटलमैन है, 3 जेंटलमैन है, तो 3 चूज 2। इनटू वाइफ के लिए एक जेंटलमैन बुलाना है, तो 4 चूज 1। तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो आंसर इज 144। ओके, सो फाइनली हमें इन सबको ऐड करना है। ये इसके टोटल वेज है तो ये 16, ये इसके टोटल वेज है तो ये 1, तो 17 हो गया। सो ऐड करना है दिस प्लस दिस। ये इसके टोटल वेज है प्लस दिस, 17 प्लस 324 एंड 144। सो 324 प्लस 144 प्लस 17, तो 816, तो 4 5 6 7 8। ठीक है, 485, सॉरी, तो 485 इज द फाइनल आंसर। ओके,